नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। अभी ये प्री बजट प्रोग्रामों का एक जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसकी एक कड़ी है। कल जो था वो पूरे पाकिस्तान के जो मारूफ चैम्बर हैं उनके सुदूर को हमने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए उनके जहन में क्या तजावीज़ हैं जो हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए। आज के प्रोग्राम के अंदर भी हम यही कोशिश करेंगे कि थोड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हो और हम कुछ सजेशंस और एडवाइस हुकूमत को दे सकें। इस सिलसिले में मैंने आज मदऊ किया है जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब को, जो कि साबिक सदर FPCCI रहे हैं और मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा हैं। वेलकम करता हूँ सरा आपको मैं शो में। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब मसला और जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर एक नुक्ता भी है, वो ये है कि इस दफ़ा हुकूमत के पास ऑप्शन आ गई। हुकूमत के पास अब ये ऑप्शन ये है कि GDP ग्रोथ रेट दिखाने के बाद दे आर अंडर नो कंपल्शन दैट दे गिव अ ग्रोथ बेस्ड और अ रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट। दे कैन गिव ए वेलफेयर बजट, दे कैन गिव ए बैलेंस्ड बजट। आपके जहन में कुछ ऐसी तजावीज़ हों तो हुकूमत के सामने ज़रूर रखें ताकि वो उस पर अमल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको इल्म है कि अवाम ने 2 और 2.5 साल जो है तमाम सख्तियाँ झील ली जी। वो महंगाई की सूरत में थी और उसी में आखिरी 2.5 साल में लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो काफ़ी कम होता चला गया जी। और उनकी आमदनियाँ बढ़ी नहीं, तो उनके पास वो बहुत ही परेशानी में थे। और हुकूमत को भी अब पता है कि उनके 2.5 साल जो हैं पूरे हो चुके हैं और इलेक्शन आने में वक्त कम रह गया है, तो उनके पास ये बेहतरीन मौका है कि वो पब्लिक को कोई सहूलतें दें और एक वेलफेयर बजट दें जी। अभी तक क्या है, आखिरी 2 साल में हर तरह से उनको महंगाई मिली, फूड इन्फ्लेशन, हर चीज़ की कीमत, बुनियादी चीज़ें जो हैं आटा, चीनी, घी, ये सारी चीज़ें जो हर घर की ज़रूरत है, गरीब की भी अमीर की भी, ये बराबर महंगी होती चली गई और उस जगह पहुंच गई कि जहां जो कम आमदनी वाला है या जो कम आमदनी वाला है उसने एक फ़ैसला करना है कि उसने अपनी ज़रूरियात में से किस चीज़ को निकाल देना है। जी जी। और वो बिल्कुल बेयर मिनिमम चीज़ों के ऊपर आ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो इतनी तकलीफ़ में है और हुकूमत अगर आज इनको इस बजट में कुछ नहीं देगी तो फिर इलेक्शन से पहले शायद हुकूमत के पास कोई मौका नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए एक बेहतरीन मौका है कि इसको वेलफेयर बजट बना के दें जिसमें लोगों को सहूलतें मिलें और कोई ऐसी रिलीफ दें कि जो हर कम आमदनी वाले और दरमियाने आमदनी वाले लोगों तक उसका रिलीफ पहुँचे। पिछली मरतबा आप आए थे, आपने बड़ी अहम बात की थी और पाकिस्तान के बहासर हलकों के अंदर उस प्रोग्राम का काफ़ी जिक्र भी रहा। वो था पाकिस्तान का तवानाई बहरान विज़-ए-वी सर्कुलर डेट। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू मेक ए सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट। डू यू थिंक that if in the budget they allocate beforehand it would be better off rather than going at it haphazardly? क्या कहते हैं आप? देखिए, सर्कुलर डेट जो है ये बराबर बढ़ता चला जा रहा है और जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगले साल में गालिबन ये 2800 अरब तक पहुंच जाएगा, जो बहुत तशवीशनाक हद तक ज़्यादा है। अब उसे किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना साहब ने ज़रूर कोई ना कोई बजट में उसके लिए कोई फ़ंड्स एलोकेट किए होंगे या किसी और जगह से ऐसे रेवेन्यू जनरेट हों जो इस दबाव को कम कर सकें। ये जो रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, इसकी कोई ज़्यादा अदायगी नहीं हो रही। अभी रिसेंटली एक 89 बिलियन रुपीज़ इन्होंने IPPs को दिए हैं, लेकिन 89 बिलियन रुपीज़ जो वो इसमें कुछ भी नहीं है, 3% आटे में नमक के बराबर है, तो वो 3% के बराबर है। जी, जी। तो इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो कहाँ और कैसे इनको जो है सर्कुलर डेट को काबू में कैसे ला सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल काबू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो पुराने मुआहदे हुए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। वो जो IPP से पिछली हुकूमतों ने मुआहदे किए वो ख़राब मुआहदे थे और इतनी महंगी कीमत पे बिजली उनसे ली गई या उनको ये एश्योरेंस दी गई कि अगर हम बिजली ना भी उठाएंगे तो भी आपको अदायगी करेंगे, तो वो जो मुआहदे थे वो अच्छे नहीं थे जिसका खुमियाजा जो है आज पूरी कौम भुगत रही है। और उसमें रियासती ज़मानतें दी गई हैं जिसके माने ये हैं कि रियासत ज़िम्मेदार है, सॉवरेन गारंटी जिसे कहते हैं। तो हुकूमत
इस्तेमाल करे ना इस्तेमाल करे वो पाबंद है और बैनुल अक़वामी कानून भी वहाँ पे लागू हो जाता है। यही वजह है कि रीनिगोशिएट करना जो है दैट्स एन ऑप्शन दैट रिलाइज ऑन द एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब जो कि मारूफ कारोबारी सनतकार रहनुमा हैं और इसके साथ साथ UBG के सदर भी हैं और साबिक सदर FPCCI भी रहे हैं। वो बहुत सारे मुकात के ऊपर हमें बता रहे थे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये वक्त है वेलफेयर बजट लाने का। अब हमें शामिल गुफ्तगू अब हमारे साथ होंगे जनाब अशफाक तोला साहब जो कि माहिर उमूर टैक्स भी हैं और इन चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, अली क्या हाल है? जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद है कि बजट के बाद भी हम ठीक ठाक रहें क्योंकि हुकूमत कुछ शायद ऐसे इकदाम ले रही है जबकि उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वेलफेयर बजट पेश करे। एक मुख्तसर सा नुक्ता रखूँगा, आपको पता है हमेशा मैं कोई गूगली बॉल आपको करवा देता हूँ। सर ये कह रहे हैं पेंशनर्स के ऊपर इनकम टैक्स लगाएंगे। सर ये गलत हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ों पर आप अपनी राय दीजिएगा, लेकिन ये नुक्ता ज़रा क्लियर कर दें। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नासिर, एक्चुअली ये बात ये हुई थी कि जी के एक पेंशनर पे टैक्स लगने की बातें हो तो रही थी और उनका ये था कि जी अगर एक नॉर्मल शख्स अगर जॉब में होता है तो वो अपने जॉब की या सैलरी पे टैक्स देता है और ये तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो कहते जब रिटायर होने के बाद भी उसको एक मद में एक अच्छी खासी पेंशन मिलती है तो उस पर टैक्स देना चाहिए, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, जैसे आप नहीं करते वैसे मैं भी नहीं करता कि ये होना नहीं चाहिए। एक रिटायर्ड लाइफ का एक बंदा होता है और आप उसको काफी डिस्काउंटेड अमाउंट देते हो एज कम्पेयर टू सैलरी। तो मैं खुद समझता हूँ कि मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मगर अगर इनको बिगनिंग करनी भी है और अगर इस किस्म का कोई टैक्स लगाना भी है तो एक मॉडेस्ट बिगनिंग करनी चाहिए कि 2-3-4% आप भले ले लें, मगर इससे ज्यादा ये जो आप लेते हैं ना 20-25-29%, इस किस्म का कोई रेग्रेसिव टैक्सेस नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए। ये आपने अहम नुक्ता उठाया। मुख्तसर मेरे ख्याल से जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपकी जाने वापस आता हूँ। जुबैर तुफैल साहब इस पर कोई राय देना चाहेंगे? मुख्तसर। मैं तोला साहब की बात से एग्री करता हूँ कि जो आदमी रिटायर हो गया उसके बाद तो उसके ऊपर टैक्स लगना नहीं चाहिए। उसने सारी उम्र ज़िंदगी में जितने 30-35 साल काम किया तो बराबर इनकम टैक्स देता चला आया और अब जो उसको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगाना जो है वो मुनासिब बात नहीं है। और अब तोला साहब ने कहा कि नहीं तो थोड़ा बहुत लगाना चाहें तो लगा लें। अगर हुकूमत को शौक़ पूरा करना है और लाखों पेंशनर्स की दुआएं लेनी है तो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत टैक्स लगा लें। दुआएं लेनी सर, दुआएं तो हर तरह की होती हैं। वो मैं दुआ ही कह रहा हूँ, दुआ के साथ पहले बद भी लग सकती है। बद भी लग सकती है। तो यहाँ पे अशफाक तोला साहब आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। कुछ तजावीज़ आपके जहन में होती हैं, हमेशा होती हैं और बड़ी मुफीद होती हैं। मैं चाहूँगा वो तजावीज़ पेश करें ताकि हुकूमत उन पर अगर अमल करना चाहे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर फर्ज करें जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं को अगर आप और निचोड़ेंगे तो वो यही होता है कि जो दूध देने वाली गाय होती है इससे और ज्यादा आप डुएलिंग द मिल्क करेंगे तो वो खून ही देगी फिर। तो मेरे ख्याल से अब उनको नए एवेन्यूज तलाश करने पड़ेंगे और स्पेशली जब आपकी 43% ऑफ योर आपकी जो जीडीपी है या अगर आप करंट लेवल पे देखें तो 38% आपकी जो जीडीपी है उसका बहुत इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस में। जैसे एग्रीकल्चर है आपकी 19.19% है करंट प्राइसेस की और रिटेलर है 18 सम गुड परसेंटेज है 18.7, वो आपकी टैक्स की कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहे। तो अगर इक्विटी क्रिएट करनी है और उन एवेन्यूज से अगर आप लेके आ सकते हैं तो 500-600 बिलियन तो आप आराम से वहां से आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप इनको बहुत मॉडेस्टली दें और अगर आप चाहें तो ये सूबों के जरिए आप भले मैनेज करें क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्स आपका सूबों का है। दूसरा जो ट्रेस एंड ट्रैकिंग पे अगर आप देखेंगे जो म्यूजिकल चेयर हम खेल रहे हैं वो ट्रेस एंड ट्रैकिंग को उनको एक मरतबा बैठ के तमाम स्टेक होल्डरों से देखिए, हमें ये हमारे लिए मसला ये हो रहा है कि ये जो बाहर की जंग है ना हमारे मुल्क में लड़ी जा रही है, हम प्रॉक्सी वॉर का शिकार हो गए हैं
क्योंकि बाहर की जितनी भी ये पार्टीज हैं वो सब कोशिश कर रही हैं कि ये लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उनको मिल जाए। राइट। अब ये लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मेरा ख्याल है हर कोई आ रहा है और हर अफसर डर रहा है कि जी कल को 20 साल बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम नैब के दरवाजे पे खड़े हों और कोई और हम पे सवाल जवाब हो रहे हो। तो एक तो उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको नैब या FIA या जो भी आपके इदारे होते हैं, जो आपके वॉच डॉग्स होते हैं करप्शन के, उनको आप डे 1 से इंक्लूड करें उसके पूरे प्रोसेस में, ताकि बाद में इसके ऊपर कोई आप पे उंगली ना उठाए। दूसरी तरफ आपको जब ट्रेस एंड ट्रैक करेंगे तो आपको POS सिस्टम जो है रिटेलर का, उसमें POS में अभी टियर 1 है और टियर 1 में भी आप सही तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और ये इनकम टैक्स नहीं है, ये सेल्स टैक्स है जो आप अपने कस्टमर से यानी हमसे आपसे लेके वो जमा कराते हैं। तो इनको टियर 1 टियर 2 हर जगह गवर्नमेंट को अपने पैसों से इन्वेस्ट करके लगाना पड़ेगा और उनको वहां पर ये चीजें देनी पड़ेंगी ताकि ये कोई ना कहे कि जी हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम ये नहीं कर सकते। इनको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सब खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज के ये जो है ये पेपरलेस ट्रांजैक्शन है और ये सिर्फ बारकोड रीडिंग का है। तीसरा जो एवेन्यू है आपका कस्टम्स के साइड पे है कि आपको जो ये स्कैनर्स आते हैं, गामा स्कैनर्स जिसको हम कहते हैं, वो आप लेके आएं और तमाम चेक पॉइंट्स पे लगाएं ताकि वो गामा स्कैनर्स के थ्रू जो स्कैनिंग हो गया है वो एग्जैक्टली ड्यूटी वर्क करके आपके एक्सचेकर में आए। अभी ये हो रहा है, जुबैर साहब मुझे सेकंड करेंगे, कि इस वक्त नेकेड आई से वो सारा देख नहीं सकते और उसकी वजह से काफी ड्यूटी की पिलफरेज होती है। मगर ये मैं आपको बिल्कुल बात ये बहुत आया हो गई है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड में काफी कमी आई है, मगर स्मगलिंग की मद में कोई चीजें रुक नहीं रही और स्मगलिंग ने एक बेड़ा गलत कर दिया है पूरे पाकिस्तान का, तो उस तरफ उनको देखना पड़ेगा। तीसरा, आपको कानून में बहुत सादगी लानी पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ इज ऑन द कार्ड। आप ये समझते हैं कि एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 8, 10 या 12 लाख रुपए, इवन 1 करोड़ रुपए भी, आप उससे ये अगर एक्सपेक्ट करें कि इतना मोटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके साथ अटैच रूल पढ़ के वो अपना रिटर्न फाइल करे, तो नहीं कर सकता और वो फिर मेरे जैसे लोगों की मरूने मिन्नत होता है। अगर मैंने गलत भर दिया तो 5 साल तक धक्के खाता रहेगा इनकम टैक्स के ऑफिस के। जी जी बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत सिंप्लीफाइड लॉ होना चाहिए। और जो मेरी शौकत तरीन साहब से भी बात हुई है, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि ये कौन से ऐसे पावर्स हैं जो कि आप खत्म करवाना चाह रहे हैं। तो डिस्क्रेशनरी पावर्स जो थे वो हमने इनको एक लिख के दिया है पूरा, और वो डिस्क्रेशनरी पावर हमने कहा है कि जो चीज रखने की जरूरत है वो रखें और जो रखने की जरूरत नहीं है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आप ये ऑडिट थर्ड पार्टी की बात करते हैं, पूरी FBR की एक रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, 3 साल के अंदर हो सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग। हमने बंदा रखा था आप ही की फ्रेटर्निटी का कि वो आकर इसको ठीक करेगा। वो 1 साल में बीमार हो गया, लेकिन बीमारी आप सॉरी गलत बात कर नहीं आई एम सॉरी। इसी शो में मैं आंखों में आंसू लेकर बैठा हूं जब शब्बर जैदी साहब ने गरीबों के हक में बात की है और मासूमों की परेशानियों को बयान किया। मैं आपको अभी पहले टैक्स जमा करने वालों की परेशानियों को बयान किया, और वही शख्स जब चेयरमैन FBR बना तो उसके बाद कभी ये बात नहीं की कि फलाई रियासत अवाम के मुफाद में चीज आसान करने के लिए क्या करना चाहिए। ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड। आप मुझे एक बयान दिखा दें, लोग कहते हैं अंदरूने खाना कोशिश कर रहे थे, मुझे नहीं पता अंदरूने खाना क्या। अली नासिर आप गलत कह रहे हैं ना, वो 1 साल नहीं रहे थे, 8-9 महीने रहे थे। अच्छा, तो पहले तो ये ठीक कर ले अपना, इस्लाह कर ली। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जब आप ये जुबैर तुफैल साहब बैठे हुए, उन्होंने मेरे फोन पे 3 दफा शायद देखा होगा कि मुझे पिछली हुकूमत में ऑफर आती थी कि आप बैठ जाएं उस कुर्सी पे जाके, तो मैं बराजमान नहीं होता था। इसकी वजह ये थी, इसकी वजह ये होती है कि ये देखें, आज जो मैं बाहर बैठ के तनकीद करता हूँ तो मेरा ये हक भी बनता है और मैं एक समझ के बात करता हूँ और मैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूट भी करता हूँ। जुबैर साहब हमारे साथ रहे, टैक्स रिफॉर्म्स में भी अंजुम निसार साहब भी रहे, इन सबको पता है कि हमने किस किस्म की कंट्रीब्यूशन दी हैं। मगर मसला पता है क्या आता है, उस कुर्सी पे बैठ के जो आप डिफरेंट रम्स देख रहे होते हैं ना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, शब्बर जैदी हो या कोई भी होता है FBR के चेयरमैन, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो काफी हद तक ठीक होते हैं। जब पॉलिसी की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या IMF डोर हिला रहा होता है। तो जब तक उनकी डोर हिलती रहेगी, मैं आपको कोई भी आप दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट को लेके आएंगे या दुनिया के बेहतरीन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को लेके आएंगे, मैं नहीं समझता कोई सही किस्म की रिफॉर्म ला सकता है, अनलेस के एक अथॉरिटी इसके पास होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि विद इन द गिवन पीरियड वो ये एजेंडा को बनाएगा, इन्फोर्स करेगा और रिजल्ट देगा।
Ashfaq Saab, there was a huge conflict of interest, and if in future there is an audit that is carried out to find out how much of corporate Pakistan's taxation was increased during that tenure, when a tax consultant was brought in as the chairman FBR, तो बड़ी बड़ी बातें निकल के आएंगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ अब बात चलते चलते आ गई टैक्स रिफॉर्म्स पे, एफबीआर के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे, जो कि असर जैसे कहते हैं ना कि फ्रॉम द बिगिनिंग वील हैव टू डू इट। अब मैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत में आने से पहले एक बयान मुझे आज भी याद है, इन्होंने कहा कि हम तो शायद आके एफबीआर को शायद ख़त्म कर दें। सर, इस्लाह करने की हर कोई बात करता है, सब लोग बाजू चढ़ा के आते हैं, आस्तीनें यहाँ तक चढ़ाई होती हैं, एफबीआर को छोड़ेंगे नहीं। चंद माह गुजरते हैं और सब लोग एफबीआर के हाथ से खाना शुरू कर देते हैं। ये क्या गिदड़ सिंगी उनके पास है जो हमारे बड़े बड़े सियासतदानों की भी जो है वो बातें नल एंड वाइड हो जाती हैं? क्या बात, हमें समझाएं। ये होता ही है कि जो भी टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू, तो सब एफबीआर के थ्रू आता है। और जब कोई भी हुकूमत कोई भी पार्टी हुकूमत में नहीं होती तो उसको कोई स्लोगन चाहिए होता है। तो स्लोगन यही होता है कि जब हम आएंगे एफबीआर को ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देंगे। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो फिर हुकूमत को पता चलता है, उनके वज़ीर ख़जाना बताते हैं कि जनाब इसी इदारे के ज़रिए से हमें पैसे आते हैं, तो हम इसको रिफ़ॉर्म तो कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। तो फिर वो रिफ़ॉर्म की तरफ जाते हैं। यकीनन एफबीआर में रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। एफबीआर के अंदर अभी भी कुछ अफसरान ऐसे हैं जो, कुछ नहीं काफ़ी से ज़्यादा अफसरान ऐसे हैं जो टैक्स पेयर को तंग करके खुश होते हैं। उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं और कोशिश होती है कि यार इसको नोटिस पे नोटिस भेजो, इसको परेशान करो, ये करो, वो करो। तो वो चीज़ें जो हैं यकीनन वो कर्टेल होनी चाहिए। उसके में अंदर जैसे तोला साहब ने भी को मशवरा दिया था हुकूमत को, और प्राइवेट सेक्टर भी देता रहता है कि इनकी टैक्स जो नोटिस की पावर है ये कर्टेल की जाए। और अभी हाल ही में शौकत तरीन साहब ने कहा है कि 1 जुलाई के बाद आपको टैक्स नोटिस नहीं आएंगे, टैक्स नोटिस स्पेशल नोटिस नहीं आएंगे जो वो आजकल भेजते हैं। फिर उससे कहते हैं तो ऑन मास भेजते हैं ना, ऑन मास भेजे जाते हैं, प्रिंटर का बटन दबा देते हैं, 5 साल 7 साल का हर चीज़ लेके आ जाओ। अव्वल तो टैक्स कानून ये कहता है कि आपने 5 साल का रिकॉर्ड रखना है। अब हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें FIA भी है, NAB भी है, वो कहते हैं जी 10 फिर 15 साल का टैक्स ले आओ। अरे भाई, कानून ही नहीं है, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है, टैक्स के लिए सिर्फ इतना लिखा है कि 5 साल का रिकॉर्ड रखें, इसके बाद आप नहीं मान सकते। अब उसके बाद आप कहते हैं कि FIA या NAB जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, उनके पास कानून के अंदर बेपनाह ताकत दी है। वो तो ये भी समझते हैं कि जिसको चाहें उसका गला दबा के उसको मार सकते हैं और वो कोई कुछ नहीं कर सकता इसका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हुकूमत को चाहिए कि इस पे रिव्यू करे। ख़ास तौर पे NAB के जो लॉज हैं, इसमें इनकी जो पावर टू अरेस्ट है वो ख़त्म करनी चाहिए कि आप बग़ैर वजह बताए किसी को 90 दिन के लिए बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे भाई? आप कोई इल्ज़ाम है, अदालत में लाइए, साबित हो जाए, उसको सज़ा दे दें। उससे पहले जो है टॉर्चर सेल खुला है, वो टॉर्चर सेल्स बंद होने चाहिए। उससे प्राइवेट बिजनेसमैन भी भागता है और फॉरेनर्स तो आएंगे ही नहीं। अगर आप फॉरेनर को NAB लॉ के तहत लाएंगे, वो कहेंगे यार दूसरे मुल्क में जाके कारोबार करो, यहाँ कोई ज़रूर पाकिस्तान में ही करना है। लिहाजा अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस फ्रेंडली बनाएं। बिजनेस, मैं नहीं कहता हूँ कि लेकिन सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई जब आपकी, मुझे याद है चीफ साहब से मुलाकात हुई थी वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के फोरम से भी, क्योंकि आप उन मुनफरिद कारोबारी शख्सियात में शामिल हैं जो कि हाइब्रिड हैं, FPCCI के साथ भी, PPC के साथ भी हैं, मुल्क की मारूफ ताजिर सनतकार तंजीमों के साथ। तो आपकी मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल चीफ साहब के साथ, आपने हाईलाइट किया था, तो कमी आई इसमें। उसके बाद मैं NAB के चेयरमैन साहब से भी मिला था और NAB के चेयरमैन साहब ने एग्री किया था कि ख़ास तौर पर टैक्स लॉज, अपना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज, ये लॉज जो हैं NAB लॉ में नहीं आते। और उस मीटिंग के बाद उसी दिन चेयरमैन NAB ने ये ऑर्डर जारी किया तमाम NAB ऑफिसेस को कि आइंदा से आप किसी बिजनेसमैन को टैक्स लॉज के लिए नोटिस नहीं देंगे, नंबर 1। और अगर कोई एग्जिस्टिंग
केसेस हैं भी तो उसको FBI में ट्रांसफ़र कर दे। तो अब हालात पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो मैं हुकूमत से कहूँगा कि आप जो भी कवानीन रखें, ठीक है, मैं कभी किसी आदमी को डिफेंड नहीं करूंगा जो टैक्स चोरी कर रहा है या उसके अलावा कोई करप्शन कर रहा है, उनको ज़रूर पकड़ा जाए। लेकिन टैक्स कवानीन में, अपना नैब कवानीन में कोई ऐसी रद्दोबदल लानी चाहिए कि आप किसी को पकड़ रहे हैं तो कोई वजूह हो। ये ना हो कि इंक्वायरी करने के लिए पकड़ रहा हूँ। यार इंक्वायरी करने के लिए आप रोज़ बुलाओ, रोज़ बुला के सुबह 9 बजे बुलाओ, 5 बजे छोड़ दो। ये होना चाहिए। यानी देयर शुड बी अ प्रोसेस वेयर देयर शुड बी नो हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन। ये कहना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली हो, एंड ही इज़ नॉट डिफेंडिंग एनीवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, वो अपनी सज़ा भुगते, वो अपनी सज़ा भुगते। यहाँ पे अशफाक तोला साहब आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। ये वही बात है जो इन कंटिन्यूएशन जो आप बात कर रहे थे, लेकिन इसकी मैं वजाहत करता चलूँ। आई जस्ट से वन सेंटेंस, आई कैन अश्योर यू दैट आफ्टर दिस गवर्नमेंट गोज और व्हेन दिस गवर्नमेंट इज गोइंग, you will see a lot of cases opening up against government functionaries, both elected, unelected and government officers. So that answers your question जो आप पहले कह रहे थे कि नैब FI है। तो मैं आपको वजाहत से बात बता दूं कि when this government will be an outgoing government, you'd see so many cases propping up कि शायद आपको नून लीग और पीपल पार्टी में भी ना दिखे। जी सॉरी, आई वुड वांट यू टू कंटिन्यू। जी अशफाक तोला साहब। सर देखें, बात यह है कि वो एक अजन मजाक लाइटर मोड में कहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना, वो मौत से किसको रस्तगारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है। तो यहाँ ये नैब से किसकी छुटकारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है। तो ये तो गवर्नमेंट में और सियासतदानों का ये होता रहेगा। तो उससे आप बिल्कुल ही घबराए ना, घबराना नहीं है आपने। सवाल ये पैदा होता है कि देखें, एक्विटी किसी भी चीज में नहीं होगी ना तो वो ज्यादा देर नहीं चल सकती। एक्विटी जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे टैक्सेशन में हो या क्रिमिनल लॉ में हो, किसी भी जगह पर आप जब तक एक्विटी नहीं रखेंगे ना। अब देखें, जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी पे भी इल्जाम लगाते हैं विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, अगर बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, कोई भी अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उन दोनों में फर्क पैदा कर देते हैं कि अगर कोई पिछला वाला है उसको आप बोलते हैं चलो भाई आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, और गाड़ी में बैठ के 90 दिन का रिमांड पे आप चले जाते हैं। अगर कोई करंट हुकूमत का आता है तो फिर आप ये करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं जी इनकी बारी बाद में आएगी। तो क्या ये कभी पॉसिबल होता है किसी दुनिया के लॉ के अंदर कि एक क्रिमिनल लॉ है, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन के साथ वाकई ये साबित हो जाएगा कि इसने कोई गलत काम किया या नहीं किया हो, तो अदालतों के ऊपर होता है। मगर अगर आपको लगता भी है, अगर आपके इदारे को, तो सिर्फ ये किसी भी इदारे को ये दिया जाता है कि तुम ये असरटेन कर लो कि बियॉन्ड विजडम नहीं जाना आपने कि एक नॉर्मल हालात में क्या ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, और अगर इसने किया है तो उसको आप धर लें और उसको ना छोड़ें। तो ये यहाँ पर ये गिनी पिग जो मॉडल्स होते हैं ना हमारे, कि जी उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसको नहीं छोड़ूंगा, ये हुकूमत गिर जाएगी, नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए। और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर आप लेकिन अशफाक तोला साहब, दैट्स अ पॉलिटिकल चैप्टर ना, तो मैं टॉक टू यू ऑन दैट सब्जेक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इवन ब्रॉडकास्ट लॉज डू नॉट परमिट मी दैट आई कैन टॉक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। हम बात ही नहीं कर रहे, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा अब अगर इनकम टैक्स की बात बता रहा हूँ, अगर एक नोटिस आता है, ठीक है ना, अब एक नोटिस पे सबको, अगर उसने किसी ने भी वो गलत काम किया तो सबको नोटिस ये नहीं होना चाहिए कि कराची में एक ऑफिसर की डिस्क्रेशन पे वो नोटिस जा रहा है, लाहौर में वही नोटिस नहीं जा रहा। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ आपको, मैं आई एम नॉट आइसोलेटिंग एनी इंस्टीट्यूशन, बट अगर कोई भी इस किस्म की एक्विटी नहीं होगी ना लॉ के अंदर, तो मेरा ख्याल है पहली प्रीमाइस लॉ के अंदर एक्विटी है। ये अहम बात आपने की है कि कानून सबके ऊपर बराबरी से लागू किया जाएगा, लेकिन मैंने जो किया जाना चाहिए किया जाएगा नहीं, लेकिन मैंने जो बात की है उसकी गहराई है बुनियादी तौर पे वो ये है कि इन पाकिस्तान देयर इज अ जनरल एटीट्यूड ऑफ सीकिंग विंडिकेशन बाय टारगेटिंग योर ओपोनेंट्स। तो द मोर ओपोनेंट्स यू टारगेट राइट नाउ, व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस दे विल कम बैक विद अ वेंजेंस। ये मुझे पता है, which has been the case with PMLN and Pakistan People's Party, but that's a political issue and I'm talking on economics. issue ये है कि मेरे पास अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो पर तशरीफ़ लाए, शहर हासिल गुफ्तगू रही है और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रही है, और हमेशा जब मेरे पास ये दोनों मेहमान आते हैं तो बड़ी अच्छी बात करते हैं। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।